अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। इस टॉपिक में हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के इस्तेमालात के ऊपर बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। पहले तो आप समझ लें कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स किन्हें कहा जाता है। जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ऐसे आइसोटोप्स जिनमें रेडियो एक्टिविटी का अमल होता है, जो रेडिएशन खारिज करते हैं, उन्हीं रेडिएशन को इस्तेमाल में लाया जाता है और उसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला जो उसका यूज़ है वो रेडियोथेरापी में है। रेडियोथेरापी किसे कहा जाता है? यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद रेडिएशन। रेडिएशन की मदद से कैंसर का इलाज रेडियोथेरापी कहलाता है। तो पहले हम रोशनी डालेंगे कैंसर के ऊपर। कैंसर किसे कहा जाता है? देखिए प्यारे बच्चे, हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जिस्म के अंदर हमारे जिस्म की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। सेल हमारे जिस्म के अंदर बनाए भी जाते हैं और तोड़े भी जाते हैं। अब सेल का ये बनना और टूटना जो है ये कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। यानी कि सेल एक तकसीम होता है, उससे नए सेल्स बनते हैं। अब ये सेल का तकसीम होना, उसकी तादाद, इस सब को सेल के अंदर मौजूद जीन्स कंट्रोल करते हैं। बाज़ वक़्त क्या होता है कि एक सेल डिवाइड हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है, अब इसने तक़सीम होना है, ठीक है? तो इसके पास एक जीन होगा, उस जीन के पास सारी इंस्ट्रक्शन होंगी, सारी हिदायत होंगी कि इस सेल ने कब तक़सीम होना है, इसने आगे कितने सेल बनाने हैं। अब ये जीन अगर प्रॉपर काम करेगा तो ये सेल सेल जो है ये भी प्रॉपर तरीके से डिवाइड होगा और इसकी हर चीज़ जो है वो कंट्रोल में होगी। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि इस जीन में म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन किसे कहते हैं? सडन चेंज। कोई अचानक तब्दीली पैदा हो गई है। उस अचानक तब्दीली की वजह से ये सेल क्या करता है कि इसकी जो डिवीज़न है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तक़सीम, उसकी जो सेल की तक़सीम है वो बेकाबू हो जाती है। अब उस बेकाबू सेल की तक़सीम के नतीजे में एबनॉर्मल सेल्स के क्लस्टर बनते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल एबनॉर्मल सेल्स के क्लस्टर हैं। तो इन एबनॉर्मल सेल्स के क्लस्टर को हम क्या नाम देते हैं? ट्यूमर्स। अब ये ट्यूमर्स हैं, यही दरअसल क्या पैदा करते हैं? कैंसर पैदा करते हैं। तो अब इन एबनॉर्मल सेल्स यानी इन ट्यूमर्स, इन कैंसर वाले सेल्स की ट्रीटमेंट के लिए हम जिस मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करते हैं उसे हम रेडियोथेरापी कहते हैं। और आइसोटोप्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो डिफरेंट तरह के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर है, अगर जल्द के किसी हिस्से में कैंसर हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम फास्फोरस 32 इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रोंशियम 90 इस्तेमाल करते हैं। फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90, ये वो दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इन आइसोटोप्स को स्किन कैंसर के लिए क्यों मखसूस किया जाता है? उसकी रीज़न ये है कि ये जो आइसोटोप्स हैं फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90, ये बीटा रेडिएशन पर मुश्तमिल होते हैं। बीटा रेडिएशन जो है इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, यानी कि ये लो पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं। अपनी लो पेनिट्रेटिंग पावर की बदौलत इनको सिर्फ स्किन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास है इंटरनल बॉडी कैंसर। अगर जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में कैंसर हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं वो है कोबाल्ट 60, ठीक है। सी बड़ा लिखना है, ओ छोटा लिखना है, यहाँ पर याद रहे, क्योंकि अगर आप सी बड़ा लिख देंगे, ओ भी बड़ा लिख देंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होगा, ये गलत है। आप लोगों ने सी बड़ा ओ छोटा लिखना है। ये कोबाल्ट का सिंबल है और 60 ये कोबाल्ट का आइसोटोप है और कोबाल्ट 60 का आइसोटोप इंटरनल बॉडी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कोबाल्ट 60 जो है इसके पास गैमा रेडिएशन होती है, ये गैमा रेडिएशन खारिज करता है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप तो रेडिएशन खारिज करते हैं, तो चूंकि ये भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है तो इसमें से जो रेडिएशन निकल रही हैं वो कौन सी हैं? वो हैं जी गैमा रेडिएशन। ये गैमा रेडिएशन है और इन्हीं गैमा रेडिएशन को इंटरनल बॉडी कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज दोज हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड हमारे पास है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन के तशखीस और इलाज के लिए इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को बतौर ट्रेसर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, शनाख्त करने वाला इस्तेमाल किया जाता है। बीमारियां जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की हैं, उन बीमारियों की तशखीस भी की जाती है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करके। फिर उन बीमारियों का इलाज भी उन्हीं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ज़रिए किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये गोइटर की एक बीमारी होती है। गोइटर किसे कहते हैं? उर्दू में इसको गिलहड़ कहा जाता है। गिलहड़ की बीमारी क्या होती है? दरअसल देखिए, हमारा जो गला है, ठीक है जी, उसका एक हिस्सा होता है लैरिंक्स, ठीक है, लैरिंक्स। अब उस लैरिंक्स के साथ एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं थायराइड ग्लैंड।
उसे हम क्या नाम देते हैं, थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड जो है ये मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स पैदा करता है। वो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर फिर उसकी मखसूस करैक्टर्स हैं, वो मखसूस तरह का किरदार अदा करता है। ठीक है जी। अब वो जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनको काम करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। थायराइड ग्लैंड आयोडीन को इस्तेमाल करेगा, आयोडीन को इस्तेमाल करके वो हार्मोन्स पैदा करेगा। वही हार्मोन्स जो हैं वो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि जिस्म के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी की वजह से हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनमें स्वेलन हो जाती है, वो सूजन का शिकार हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड्स की सूजन को हम नाम देते हैं गोइटर या गिलहड़ का। तो अब वो जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनकी तशख़ीस के लिए, ठीक है जी, गोइटर की तशख़ीस के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं वो है आयोडीन 131। आयोडीन 131 को इस्तेमाल मिलाकर गोइटर जो है इसकी तशख़ीस और इलाज किया जाता है। सेकंड हमारे पास है टेक्नीटियम 99। ये टेक्नीटियम 99 भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसको ग्रोथ ऑफ बोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रोथ ऑफ बोन को चेक करने के लिए, हड्डी जो है उसकी नशोनुमा, हड्डी टूट जाती है, हड्डी की फिर बाद में वो उसकी जो रिपेयरिंग होती है, उसकी दोबारा नशोनुमा होती है, ग्रोथ होती है, उसको चेक करने के लिए हम टेक्नीटियम 99 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन थी, ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। थर्ड हमारे पास एप्लीकेशन है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल किसे कहा जाता है? आर्कियोलॉजिकल से मुराद होता है आसार कदीमा, आसारियाती। आसार कदीमा नाम से ज़ाहिर है, कदीम आसार, पुरानी चीज़ें। तो पुरानी चीज़ों और जियोलॉजिकल, जियो अर्थ को कहते हैं ज़मीन के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें। तो उनको, उनकी डिटेक्शन के लिए, उनकी शनाख्त के लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल यहाँ पर उन्होंने आसार कदीमा और ये जियोलॉजिकल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इससे मुराद फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स किन्हें कहा जाता है? डेड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, के जो मुर्दा पौधे और जानवर हैं उनके जिस्मानी बाक़ियात, उन्हें हम फॉसिल्स का नाम देते हैं। यानी जो जानदार मर चुके हैं तो उनके मरने के बाद उनके जिस्म के जो हिस्से हमें हासिल होते हैं, मिलते हैं, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? फॉसिल्स का नाम देते हैं। तो ये जो मतलब फॉसिल्स हैं, ठीक है जी, ये मतलब ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, पुराने अजसाम हैं। इनकी एज डिटर्मिनेशन की जाती है बाज़रिया रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल में लाकर क्या किया जाता है कि वो ओल्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उनकी एज डिटर्मिनेशन की जाती है, उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसे हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। और यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है? यानी कि वो जो ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो कार्बन पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, उनके जिस्म, उनकी बॉडीज़ किस पर मुश्तमिल हो सकती हैं? कार्बन पर। तो वो जो ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनका जिस्म कार्बन पर मुश्तमिल है, उनकी एज डिटर्मिनेशन के लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं? कार्बन 14, ठीक है जी। कार्बन 14 को इस्तेमाल में लाकर कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी की पैमाइश करके हम उन पुराने अजसाम यानी कि उन फॉसिल्स की जो कार्बन पर मुश्तमिल हैं उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं। इस अमल को हम क्या नाम देते हैं? कार्बन डेटिंग। एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन दैम। यानी कि पुराने अजसाम की उम्र का कार्बन पर मुश्तमिल पुराने अजसाम की उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी की पैमाइश करना, ये क्या कहलाता है? कार्बन डेटिंग कहलाता है। अब ये कार्बन 14 जो है इसकी रेडियो एक्टिविटी की पैमाइश कैसे की जाती है? असल में यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसे हम नाम देते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड जो है ये दरअसल एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है उसकी मिकदार आधी रह जाती है। तो ये जो ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, तो उनकी एज डिटर्मिनेशन के लिए हम उनमें कार्बन की हाफ लाइफ को मेजर करते हैं। कार्बन की हाफ लाइफ होती है 5730 साल। यानी कि 5730 साल में कार्बन जो है उसकी मिकदार आधी रह जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। देख देखिए, हर जो जानदार होता है तो उसके अंदर कार्बन की एक ख़ास मिकदार होती है, ठीक है जी। अब ये कार्बन वो कहाँ से हासिल करता है? फूड के ज़रिए भी हासिल करता है, प्लांट्स को खाया जाता है, पौधों को बतौर खुराक इस्तेमाल किया जाता है।
अब पौधों के अंदर तो कार्बन मौजूद होती है, क्योंकि वो कार्बन जो है उसको अपना एटमॉस्फेयर से हासिल करते हैं, फिर उसको ग्लूकोज की शक्ल में अपने पास स्टोर करते हैं। उसी पौधे को जब हम खाते हैं तो वो जो कार्बन होती है वो हमारे सांस के अंदर आ जाती है। इस तरह कोई भी ज़िंदा जिस्म है उसके अंदर कार्बन की एक मखसूस मिकदार होती है। ठीक है जी, कार्बन 14 की एक ख़ास मिकदार होती है। कार्बन 14 का रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमारे जिस्म के अंदर एक ख़ास मिकदार में मौजूद होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो फॉर एग्जांपल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके पास कार्बन 14 की मिकदार है 100 ग्राम, 100 ग्राम उसके पास है। ठीक है जी। अब जब वो मरेगा, मरने के बाद क्या होता है, अब चूँकि उसका एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो अब उसके जिस्म के अंदर वो जो कार्बन 14 है उसकी डिके शुरू हो जाती है, उसकी तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। उसके नतीजे में वो कार्बन 14 जो है वो यानी कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाता है। ठीक है। तो 5730 साल के बाद, ठीक है, अगर आपको उस जानदार का कोई यानी कि बाक़ियात उसके मिले हैं, कोई हड्डी मिली है, कोई इस तरह की कोई भी चीज़ है, आपने देखा कि उसके अंदर कार्बन की मिकदार 50 ग्राम थी, कार्बन 14 की मिकदार उसमें कितने थी, 50 ग्राम। तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि चूँकि जब वो ज़िंदा था जानदार, उसके अंदर कार्बन 14 की मिकदार कितनी थी, 100 ग्राम, अब कितनी रह गई है, 50 ग्राम। इसका मतलब ये है कि उस जानदार का जो जिस्म है वो कितने साल पुराना है, 5730 साल। इस तरह अगर आपको उसके जानदार के जिस्म का कोई ऐसा वाक़या मिला है, कोई ऐसा पार्ट मिला है जिसके अंदर कार्बन 14 की मिकदार 25 ग्राम थी, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कार्बन जो है उसकी 2 हाफ़ लाइफ़ गुज़र चुकी हैं। तो इस तरह जितने भी यानी कि ओल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, कार्बन डेटिंग की मदद से हम क्या करते हैं, उन पुराने अजसाम की उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथी एप्लीकेशन है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन जो है उनकी शनाख्त के लिए या उनकी साख्त मालूम करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल वो लिखते हैं कि कार्बन 14 जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है फोटोसिंथेसिस मैकेनिज़्म को समझने के लिए, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज़्म की डिटर्मिनेशन के लिए। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं ये आप पढ़ चुके हैं कि पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सनलाइट और एक ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की मौजूदगी में वो ग्लूकोज तैयार करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो इस अमल के दौरान बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। इस हम मैकेनिज़्म को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो है इसके अंदर अगर हमने ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, किस तरीके से मतलब वो मालिक्यूल बनाने के बाद वो ग्लूकोज के अंदर तब्दील हुई है, तो हम क्या करेंगे कि एक मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबलिंग। ठीक है जी। तो इसमें एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है उसको यानी कि उसका पीछा किया जाता है, उसको डिटर्मिनेट किया जाता है ताकि उस ख़ास मैकेनिज़्म को समझा जा सके। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है उसकी लेबलिंग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की लेबलिंग की जाती है कार्बन 14 के साथ। ठीक है, कार्बन 14 जो है उसको लेबल किया जाता है। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार की जाती है जिसके अंदर क्या होती है, कार्बन 14। कार्बन 14 चूँकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है तो ये रेडिएशन खारिज करेगा। इन्हीं रेडिएशन जो है इसका हम ताक़ुब करेंगे और इसकी मदद से फिर हम ये देखेंगे कि पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो अमल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से इस्तेमाल होती है और वो किस तरह ग्लूकोज के अंदर तब्दील होती है। तो कार्बन 14 जो है लेबलिंग किया जाता है इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ताकि फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज़्म को समझा जा सके। और लास्ट हमारे पास है पांचवी एप्लीकेशन है पावर जनरेशन में आइसोटोप्स का इस्तेमाल। पावर जनरेशन में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल होता है जिसे हम यूरेनियम 92-235 कहते हैं, यानी कि ये यूरेनियम का एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 235 है। ठीक है, 235 है। अब क्या किया जाता है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये आइसोटोप रखा जाता है, उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट की जाती है, न्यूट्रॉन्स जो है उनकी बौछार की जाती है, जिसके बाद क्या होता है, फिशन रिएक्शन होता है। फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि वो एक बड़ा एटम जो है वो टूट जाता है अपने छोटे एटम के अंदर। तो यहाँ यूरेनियम का एक बड़ा एटम जो है वो दो छोटे एटम के अंदर तब्दील होता है। कौन कौन से एटम हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है, एटॉमिक मास 139 है, और क्रिप्टॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर 36 है, एटॉमिक मास 94 है। इस केमिकल रिएक्शन में ये दो छोटे एटम बनते हैं विद द ब्रेकडाउन ऑफ यूरेनियम 235 और साथ 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं और बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है। अब यही एनर्जी जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस एनर्जी को पानी जो है
उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी को भाप में तब्दील किया जाता है। ये भाप जो होती है ये टरबाइन चलाती है, टरबाइन कनेक्ट होती है जनरेटर के साथ, तो जनरेटर जो होते हैं ये फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस तरह यूरेनियम 235 का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है उसको इस्तेमाल में लाकर उसको पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।